फ्रेंड्स, क्या आप सभी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? उसी क्रम में आप सभी को बता दें, आपका एक सब्जेक्ट होता है एसएसटी, जिसमें आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें मैं बात करूंगी कि जो भी प्रीवाईक्यूज में पूछे गए हैं उस टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आप अभी भी 2 दिन का समय बचा है, अगर आप इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाता है। इसके पहले मैंने जियोग्राफी का क्लास लिया है और आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वीडियोस पड़े होंगे, आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। उसमें भी मैंने जो है प्रीवाईक्यूज और उसके साथ ही उसका सोल्यूशंस भी डाल रखा है। अब बात करेंगे एसएसटी में, जो कि हिस्ट्री का है। यह हिस्ट्री, आज के जो मेरे टॉपिक्स हैं वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में आप सभी को बता दें, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मुगल काल से क्वेश्चन ज्यादा बने हैं, 7वीं शताब्दी से क्वेश्चन बने हैं, जेम्स मिल, रूढ़िबद्ध धारणाएं, वेद समाज और बाल विवाह अधिनियम, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो कुछ लोगों, जो मनुष्य थे, उनके सवाल किस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। तो केवल मानव जाति के जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते थे, ये गलत हो गया है। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। अभी जब ये इसका एक्सप्लेनेशन ये मैं अलग से जो लिखी वो पढ़ाऊंगी ना, तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, और सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल उठाने की बात की गई है। ये सारी विशेषताएं हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सवाल उठाने के प्रयत्न, यानी सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम नहीं है, ठीक है, परिणाम है। यही यहाँ पे दिखाया गया है कि बड़े बड़े राज्य के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवता की पूजा किया करते थे। धीरे धीरे नगरों के विकास, व्यापार के लिए एक दूसरे के समक्ष आते गए, तब नए नए विचार विकसित हुए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र, कर्म के आधार पर जीवन मरण के चक्र से गुजरता है। धीरे धीरे यह विचार भी विकसित हुआ, और सभी मनुष्य जन्म के समान के समय भी एक बराबर नहीं होते। फ्रेंड्स, आपका सेकंड वाला क्लियर हो चुका होगा, आप देख चुके हैं, ये पॉइंट्स उसी से बुक से लिया गया है। और इसके साथ ही यह मानना है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार में जन्म लेने के कारण मिलते हैं। अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए भी बुद्ध, यहाँ पे जैन हो जाएगा, जैन के उद्देश्य की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार अगर मनुष्य प्रयत्न करे तो सामाजिक भेद के दूर को पुनर्जन्म से आजादी पा सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स मिल की आप पुस्तक आपको पता होगा फ्रेंड्स की 1870 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने जो है इनकी सेकंड स्टेटमेंट जो कहता है कि इन्होंने 3 कालखंडों में विभाजित किया, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो ये गलत है। यह जो है इनकी जो है यहाँ पर ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी फर्स्ट वाला ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या इन्होंने अंतर किया था। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको इन्होंने ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन, मध्य और आधुनिक दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो सेकंड वाला गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो दिया गया है 1770 में जब बंगाल में भयानक अकाल पड़ी थी, उस अकाल के दौरान कौन सी जो है समस्याएं जो है देखने के लिए मिली थी। ये यहाँ पे देख सकते हैं, कटिंग है, और उसके साथ ही जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है आप सभी को सिर्फ दिखाने के लिए। सारे भी जो कंटेंट आप सभी देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात करेंगे 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। उसके साथ ही इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है, लेकिन फिर वही 1765 की बात करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात की चीज़ें जो है खरीदी जा सकती थी। कारीगर जो है वो गांव छोड़कर के भाग रहे थे, क्योंकि उसका मुख्य कारण क्या था कि जो कंपनी होती थी वो जबरन किसानों से जो है कम कीमत पे चीज़ें लिया करती थी, जिससे किसानों को नुकसान होता था और वह जो है लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन जो है गिर रहा था और खेती सारी चौपट हो रही थी और चौपट होने के कगार पर बढ़ रही थी। 1770 में जो है यहाँ पर पड़ी अकाल में बंगाल के करोड़ों लोगों को जो है मौत की नींद सुला दी, और इस काल के लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सेकंड वाला भी ऑप्शन दिख गया होगा और फर्स्ट वाला भी ऑप्शन दिख गया, दोनों दिख गए, यानी आप सभी को इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझ गए होंगे कि इसमें क्या है क्या रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक के द्वारा की गई थी। अगर हिस्ट्री के जो सुधारक है ना, उसमें चाहे आप फीमेल या मेल दोनों की ले ले, वो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है पुरुष या स्त्री में। तो ये जो स्त्री पुरुष
पुरुष तुलना की बात की गई है तो ये ताराबाई शिंदे की क्वेश्चन का आंसर इसका होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताराबाई शिंदे जो है स्त्री पुरुष तुलना इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है पंडित रमाबाई, जो कि इनके बारे में मैं बता देती हूँ क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत की महान विद्वान यहाँ पे होगा, संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करती है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी और उन्हें पुणे की एक विधवा गृह की इन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की भी स्थापना की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनसे। उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, उसके कुछ रूल्स कुछ नियम बनाए गए थे। इसका आंसर वैसे 21 से 18 है। यहाँ पे आप सभी को बता दें, महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। वहीं 1929 में बात करेंगे, बाल विवाह अधिनियम जो है पास किया गया, जिसके थ्रू यहाँ पे बताया गया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 16 साल के कम उम्र की लड़की जो है की शादी नहीं की जा सकती। लेकिन बाद में यह नियम पुनः बदल दिया गया और उसके बाद यहाँ पर लड़कों की उम्र जो है 21 साल व लड़कियों की उम्र 18 साल कर दी गई। तो ये दोनों पॉइंट्स आप सभी को याद रखना है कि 1929 में कौन से कानून थे, उसके बाद जो है परिवर्तित होकर उसका क्या रूल्स निकला, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। नेक्स्ट है कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड गलत है क्योंकि ये वेद समाज जो था वह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज जो है वह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। यहाँ पर आप पूरी लाइन देख सकते हैं। वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व की अंधविश्वासों और अनुष्ठानों को सख्त निंदा की है। तो इनके बारे में आप सभी को पता, अगर यहाँ पे ब्रह्म समाज पूछा है तो यहाँ पे आर्य समाज, प्रार्थना समाज, उसके साथ ही थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता देते हैं ब्रह्म समाज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। ठीक है, वहीं अगर हम रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद की बात करें तो जहाँ पर रामकृष्ण मिशन का जो है नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और यह स्वास्थ्य श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। वहीं अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका जो है इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, नरेंद्र दत्त होगा, नरेंद्र दत्त। ठीक है, दत्त इनका जो है मूल नाम था नरेंद्र दत्त। और उसके साथ ही ये जो है 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और उसके साथ ही हेरोल्ड न्यूयॉर्क हेराल्ड विवरण दिया। ऐसे विद्वान राष्ट्र में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा है स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कि ऐसा विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचार को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ये स्टेटमेंट जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने किसके संदर्भ में कहा है। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड ने स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कहा है ये पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जहां पर आप सभी को बता दें 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। एक मिनट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीटेड है तो ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जनजातियों के संदर्भ में क्वेश्चन दिया गया है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। यहाँ पे कारक और कथन दिया है, दोनों को पढ़ना है। अब कारक पढ़ लेते हैं, वो हमने अभी कथन पढ़ा। जमीन जंगल घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलकर करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहली लाइन जो है वो भी सही है और सेकंड लाइन भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम आप सभी को नीचे यहाँ पे बता देते हैं कि जो उस समय की जनजातियां होती थी, लोग लगभग भारत में हर जगह पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में जनजातियां पाई जाती थी। उसमें उन लोगों में क्या होता था कि उनकी जनजातियां जो है सभी इलाकों पर उनका नियंत्रण होता था। उसके साथ ही पंजाब में एक जो है एक मुख्य जनजाति पाई जाती थी जो सभी जनजातियों में श्रेष्ठ होती थी, पंजाब की खोखर जनजाति, जो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान प्रभावशाली रही। उसके बाद जो है गखर जनजाति जो कि महत्वपूर्ण है, यानी कि जब खांकर जनजाति आई तो वो 13वीं 14वीं शताब्दी तक अन्य जनजातियों के ऊपर उसका ज़्यादा दबाव था। उसके बाद जैसे ही खोखर जनजाति समाप्त हुई, धीरे धीरे गखर जनजाति ने अपना अस्तित्व बनाया और इस जो है जनजातियों में श्रेष्ठ रूप में आने लगा। तो ये बात हो जाती है आपके जनजातीय क्षेत्र से संबंधित। तो जनजातियों से संबंधित इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है। उसके साथ ही बात करेंगे दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में, जो कि 1885 जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप सभी को पढ़ना है किसमें अध्यक्ष कौन थे, किन्होंने अध्यक्षता की है,
ये पॉइंट्स हो जाता है। तो अभी बात करेंगे दादा भाई नौरोजी, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी क्या अपने समय में वह भारतीय नेता नहीं थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा कि वे व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद में भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहली लाइन तो गलत है, क्योंकि वो उन्होंने अध्यक्षता भी संभाली थी, और सेकंड वाला लेकिन सही है, पहला गलत है। तो पहला गलत है और सेकंड सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आप सभी को इसका प्रूफ भी दिखा देती हूँ कि 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, पहले ही देख सकते हैं प्रारंभिक नेता के रूप में दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सारे लोग जो थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके साथ ही एक लाइन आपका यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नौरोजी जो थे व्यवसाय और प्रचारक भी थे। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट फ्रेंड्स यही दिया गया है, ठीक है। और वे लंदन में रहते थे। इनकी एक पुस्तक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि इनकी पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम है, जिसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम की बहुत तीखी आलोचना इन्होंने अपनी इस पुस्तक में की है। ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपनी पुस्तक में किसकी आलोचना की है। तो ये भी पॉइंट्स आप सभी को याद होने चाहिए। उसके साथ ही मैंने कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चंस लिए, जो एसएसटी में पूछे गए हैं, और मैंने तो आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, लेकिन हाँ, अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कल जो है और भी अच्छा जो है एसएसटी की, ताकि एग्जाम आते आते आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए एसएसटी का, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की शिक्षक महत्वपूर्ण है, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स शिक्षण जो है महत्वपूर्ण है। यह बच्चे के सामाजिक मामले के प्रति संवेदनशील बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिकथन ये कारक हो गया। तो इसके साथ ही तथा इसमें भिन्नता एवं विविधता के समान विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? पहले चारों क्वेश्चंस को चारों ऑप्शंस को सही से पढ़ना है कि यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, यह साक्षी एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, यह शिक्षिका अधिगम की गति को तय करता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि शिक्षिका अधिगम की गति को तय नहीं करता है, हमेशा जो है बच्चे के ध्यान में रख के करना है। तो ये तीसरा वाले पॉइंट तो गलत हो जाता है। यह एक जल्दी से सीखने वाला, ये भी पॉइंट्स आप सभी का गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक मिनट फ्रेंड्स, वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल, फ्रेंड्स आप सभी को पता है सामाजिक विज्ञान जब पढ़ते हैं तो आप सभी को सामाजिक विज्ञान के जो कौशल होंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पूछने। मैंने जो है अपने चैनल पे डाल रखा है वीडियोस, आप वहाँ पर जाकर सामाजिक विज्ञान कौशल, विधियाँ, शिक्षण, सारे कुछ मैंने बता रखा है, वहाँ पे आप जरूर जाकर देखिए। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, नेक्स्ट है नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, नेक्स्ट है अंतर और विविधता के आधार पर विकसित करना, और महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है? कौशल आधारित उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका कौशल आधारित क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे आप सभी का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं है? नहीं के लिए क्वेश्चंस पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिन्न अंग बनाता है, यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का केंद्र होता है, यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, और यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य का मूल्यांकन करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। जब भी क्वेश्चन सही हाँ या नहीं में क्वेश्चन पूछे तो आप सभी को यही ध्यान देना है कि नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। तो यहाँ पे प्रश्न में नहीं पूछा है, तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला क्वेश्चन है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप सभी का ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ ही ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि कम से कम अच्छा एसएसटी में आपकी तैयारी हो, तो अपने प्यार इस पे बनाए रहे, इस पे वीडियो पे आप जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा, आप जो अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। फ्रेंड्स जितना हो सकेगा, कल के लिए एक दिन का और समय है। उसके साथ ही आप सभी को जो है एग्जाम परसों देना ही है, तो आप कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी कहेंगे उतना जल्दी ये वीडियो आप सभी को मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। बाय बाय।